पिछली क्लास में कहां तक रिवाइज किया था हमने? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई थी शायद, है ना? एक हो गई थी पूरी, पहली हो गई थी, हाँ सही बात है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम कौन से सॉल्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं? सॉलिड और लिक्विड वाले के लिए, है ना? आरएलवीपी हम पढ़ चुके। हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइनली कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करेगी, है ना? वो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो मोलरिटी की फॉर्म में हो सकती है, मोलरिटी की फॉर्म में हो सकती है। और आरएलवीपी तो किसके इक्वल था? वो तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल था, है ना? सही बात है। तो सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर ये जैसे बॉइलिंग की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसा कंटेनर आना चाहिए। ओके, इस टाइप का कंटेनर आना चाहिए जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है? फ्री पिस्टन रखा हुआ है। इसी कंटेनर में बॉइलिंग की जाती है ना? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कोई बताओ? बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइल। एक तो ऐसा है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू, हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे ये कंटेनर है और बाहर है ना प्रेशर लग रहा है 1 atm। मान लो कि ये है ना फ्री पिस्टन था, पिस्टन का मास 0 मान लीजिए, तो बाहर कितना प्रेशर होता है? 1 atm। अब ये जो पिस्टन है वो लिक्विड की सरफेस पे पड़ा हुआ है अभी, समझ गए ना? मान लीजिए टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 40 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर वेपर्स होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। कैसे होंगे? पिस्टन पड़ा हुआ है लिक्विड की सरफेस पे, ये उठेगा तभी तो वेपर बनेंगे। ये कब उठेगा? जब वेपर प्रेशर कम से कम 1 atm हो, बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो। समझे मेरी बात है? तो जब आप ये मान लीजिए H2 लिक्विड है, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते बढ़ाते 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, तब इसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना बन जाता है? 1 atm। तब जाके वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं। समझे बात? इसको हम ऐसे ही बोलते हैं, टेम्परेचर एट विच H2O लिक्विड एंड इट्स वेपर्स आर इन इक्विलिब्रियम। वो टेम्परेचर जब H2O लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में होंगे तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी। यहां इक्विलिब्रियम कब आएगा? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब पी एटीएम और वेपर प्रेशर दोनों इक्वल बन जाएंगे, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। और उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए? एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ना तो हम वाटर को ओपन कंटेनर में बॉईल कर सकते हैं, ना क्लोज कंटेनर में बॉईल कर सकते हैं। ओपन में कर सकते हैं क्या? ओपन कंटेनर में वाटर को बॉईल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पर कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं हम तो करते हैं, रोज करते हैं। तो एक्चुअली क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन होगा जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी। इक्विलिब्रियम का मतलब आर एफ इक्वल टू आर बी होगा। सही बात है ना? आर एफ इक्वल टू आर बी मतलब रेट ऑफ, हाँ रेट मतलब कौन सी क्या है रेट आगे? रेट ऑफ वेपोराइजेशन, है ना? अब टर्म यूज होगी वेपोराइजेशन। जब बॉइलिंग पॉइंट होता है तब तो बोलते हैं वेपोराइजेशन, और उससे पहले अगर वेपर्स बनती हैं तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन। जब रेट ऑफ वेपोराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन सेम हो जाए तब इक्विलिब्रियम आएगा। और उस केस में वाटर की अमाउंट चेंज नहीं होगी। अरे जितना वेपोराइज होगा उतना ही कंडेंस हो जाएगा, तो कंटेनर में वाटर की अमाउंट चेंज होगी क्या? नहीं। जबकि आप लोग जो बॉईल करते हो ओपन कंटेनर में, क्या वहां अमाउंट कांस्टेंट होती है? नहीं। वहां रेट इक्वल नहीं आ पाती। आर एफ इक्वल टू आर बी नहीं होता तो बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं हो सकता। एकदम क्लोज कंटेनर ले लें,
जैसे प्रेशर कुकर है ना, उसकी जो सीटी है उसको लॉक कर दो कि वो बजने नहीं चाहिए। अब अभी भी बॉइलिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे पी एक्सटर्नल बढ़ाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। समझे ना मेरी बात? तो अगर आपने उसको लॉक कर दिया है तो गैस बाहर नहीं निकलेगी, कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट ही नहीं रहेगा वहां पे। और अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया मतलब इक्विलिब्रियम नहीं आया, इक्विलिब्रियम नहीं आया तो फाइनली क्या होगा, प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका होगा कि वो फट जाएगा। मेरी बात समझे? तो बॉइलिंग हमेशा ऐसे ही कंटेनर में पॉसिबल है। आपको ये ग्राफ याद आ रहा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर वाला? कल पढ़ा था ना अपन ने, कैसा आया था? हाँ, सारे टेम्परेचर के सारे ग्राफ ऐसे आते हैं, जैसे रेट कांस्टेंट का था वैसे आएगा, है ना? ये ग्राफ ऐसा आएगा। मान लीजिए किसी पॉइंट पर जाकर जो वेपर प्रेशर है ना वो 1 atm हो गया, देखो ये वेपर प्रेशर है, यहां 1 atm हो गया है। तो बताओ जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर 1 atm हुआ उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टीबी बोल दिया मैंने। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये मैंने प्योर लिक्विड लिया हुआ है यहां पे, ये ग्राफ प्योर लिक्विड के लिए बनाया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। अगर हम प्योर लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करें तो वेपर प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कम हो जाता है। तभी तो पढ़ा था वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर ये ही ग्राफ आप सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे तो वेपर प्रेशर पहले के कंपेयर में कम रहेंगे। समझ गए? ये किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm कब हुआ? देखो ये 1 atm हुआ इस टेम्परेचर पे जाके, राइट? टीबी डैश। प्योर लिक्विड का इस टेम्परेचर पे 1 atm हुआ था, जबकि सॉल्यूशन का यहां जाके हुआ। तो टीबी डैश को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का या प्योर लिक्विड का? सॉल्यूशन का ज्यादा है, इसलिए टर्म यूज हुई है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा टीबी, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो बताओ ये क्या है, यहां से यहां तक मैं इसको एक्स बोल रहा हूं, एक्स को क्या बोलेंगे सोच के बताओ? इधर क्या है? वेपर प्रेशर। ये किसका वेपर प्रेशर है? प्योर लिक्विड का, मतलब पी नोट। उसी टेम्परेचर पर ये किसका है? सॉल्यूशन का, मतलब पी एस। तो एक्स किसको बता रहा है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को। एक ही टेम्परेचर पे देखा ना आपने, लोअरिंग वेपर प्रेशर को। अब डेल्टा टीबी है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम के, है ना? पहले तो इसका डेरिवेशन एनसीईआरटी में हुआ करता था, लेकिन अब उसको हटा दिया है, तो डेरिवेशन बिल्कुल काम करनी है, फॉर्मूला याद करना है। एम क्या है? मोललिटी। और अगर डेल्टा टी भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सही बात ना? और बाद में एक कांस्टेंट आ जाता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू केबीएम। केबी क्या है बताओ? एक तो इसको बोलते हैं एलिवेशन कांस्टेंट, वो एलिवेशन हुआ था ना बॉइलिंग पॉइंट में, इसलिए एलिवेशन कांस्टेंट। एक और नाम है इसका, हाँ सही बोल रहे हो, ये इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट, ये नाम याद रखना है अपने को। ये है ओनली डिपेंड्स ऑन सोलवेंट, ओनली डिपेंड्स ऑन सोलवेंट। ये सोलवेंट की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल केबी ऑफ H2O लिक्विड है ना, वो होता है 0.51, 51 लिखा है कहीं, 52 लिखा होता है, तो ये फिक्स है। अब इसमें आप कोई भी सोल्यूट ऐड करो, समझ गए ना? इसके अलावा केबी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी हमें याद करना है, mR/TB², ये फॉर्मूला भी याद करना है। इसमें बताओ ये m क्या है? मोलरिटी की क्यों बात आएगी? मोलरिटी तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, मैं बोल रहा हूं केवल सोलवेंट पे डिपेंड करता है। तो ये सारी की सारी बातें सोलवेंट के लिए हैं, जिसमें m है मोलर मास इन ग्राम,
मोलर मास इन ग्राम, आर कांस्टेंट है गैस वाला, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट, ये है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ सोलवेंट ओनली। बिल्कुल, मोललिटी के अंदर आप सोलवेंट कितना लेते हो, 1 kg, 1 kg लेते हो ना, तो वो 1 kg के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। कैसे देखो, डेल्टा एच वी, डेल्टा एच वी ये किसमें होती है, जूल पर मोल में, जूल पर मोल में। मतलब ये है ना 18 ग्राम वाटर को वेपोराइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट है, जूल पर मोल हो गया ना, पर मोल मतलब 1 मोल वाटर को वेपोराइज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट, समझ गए? तो बताओ 1 ग्राम के लिए कितनी होगी, 18 से डिवाइड कर दें, मतलब मोलर मास से डिवाइड कर दें, एम से मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखो इसको मैंने एम से डिवाइड कर दिया, एम ऊपर चला गया ना, तब ये 1 ग्राम के लिए आ गई, बात समझे? लेकिन अब उस जो 1 ग्राम के लिए आया है वो मुझे 1000 ग्राम के लिए चाहिए, 1 kg के लिए चाहिए, तो मैंने क्या काम किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। एक और फॉर्मूला इसका लिखा हुआ मिलेगा, आर टीबी स्क्वायर बाय 1000 एलवी, एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसकी डेफिनेशन थी 1 मोल लिक्विड को वेपोराइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, इसकी डेफिनेशन होती है, ये इसकी यूनिट आती है जूल पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए। आपने यहां एम से डिवाइड क्यों किया था, पर ग्राम बनाने के लिए, ये तो ऑलरेडी पर ग्राम ही है, तो यहां एम नहीं आएगा। वो क्या कंफ्यूजन होता है कि एम किस में आता है किस में नहीं आता, तो वो मैंने समझाया आप लोगों को, फॉर्मूला तो याद कर लेंगे, फिर कई बार ऐसे ध्यान आता है कि कब मैं एम लगाऊं, जब लेटेंट हीट दे रखी हो या फिर एंथैल्पी दे रखी हो, तो वो मैंने आपको समझाया है कि ये देखो ये तो ऑलरेडी पर ग्राम थी, 1000 से डिवाइड क्यों किया, 1 kg में लिखने वाले, डिवाइड क्या किया, एक तरीके से डिवाइड तो फॉर्मूले में हुआ है, यहां तो ये मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 ग्राम के लिए था, 1000 से मल्टीप्लाई करते ही 1 kg के लिए हो गया। क्लियर ये बात? ये सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर एग्जांपल सारे एक साथ करेंगे, हमें सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है ये वाला। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ बच्चों क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये सबसे सिंपल चैप्टर है अपने, बस हमने क्या देखा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कैसे हुआ, फॉर्मूला क्या है, बस इसके अलावा कुछ नहीं जानना है यहां पे, समझे ना मेरी बात? सबसे पहले डिफाइन करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ कोई भी। एक डेफिनेशन तो ये होगी, जैसे आपने पिछली बार बोला था कि जब H2O सॉलिड और H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे, जिस टेम्परेचर पे H2O सॉलिड H2O लिक्विड इक्विलिब्रियम में होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? ये डेफिनेशन तो करेक्ट है ही। इसके अलावा एक और हम डेफिनेशन बोलते हैं यहां पे, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। समझे मेरी बात? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर कहां से आएगा, लिक्विड वेपोराइज होएगा, वेपोराइज होगा तो वेपर्स बनेंगी, उन वेपर्स के प्रेशर को क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। सॉलिड भी वेपोराइज होएगा क्या, सॉलिड के सरफेस पे वेपर्स होते हैं क्या, जैसे अपना जो फ्रिज का जो डीप फ्रिज वाला पार्ट है ना, उसमें आइस रहती है, उस आइस के ऊपर हमें पेपर रख दें और कुछ देर बाद उस पेपर को निकालें, तो वो पेपर गीला होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली गीला होगा। क्यों होगा, वो ही रीजन इसका कि जो आइस है ना उसकी सरफेस पे चाहे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो, आइस की सरफेस पे लिक्विड भी होता है और वेपर्स भी होती है, सॉलिड भी वेपोराइज होते हैं, जिसको अपन सब्लिमेशन बोलते हैं, आपको पता हो तो। बस वो बात अलग है कि कोई किसी का सब्लिमेशन का नेचर ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, वो उसके
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन पे डिपेंड करता है। समझे ना मेरी बात? तो सॉलिड की सरफेस पे भी वेपर प्रेशर होता है, हालांकि वो वेपर प्रेशर लिक्विड के कंपेयर में काफी कम होता है। जैसे ये आयरन से बना हुआ है ना? क्या इस आयरन के ऊपर भी वेपर्स होंगी आयरन की? थ्योरेटिकली तो होंगी, थ्योरेटिकली तो बोल सकते हैं होंगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हो सकता है हमें ना मिले। क्यों? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि ऐसे साल भर में एक पार्टिकल उड़ के आया होगा, है ना, तो वो हमें दिखेगा ही नहीं। पर थ्योरेटिकली होगा, हम तो ये बोलेंगे होंगी। एक्सपेरिमेंटली पता नहीं वेपर मिले ना मिले, वो अलग बात है। बात समझे मेरी? एक बार फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन बताओ कोई वापस से। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आर सेम। कल हमने ऐसे पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, याद आया? इस बेसिस पे आपने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का, कैसा आया था? याद आया? अभी भी मैंने बनाया था थोड़ी देर पहले। ये किसके लिए करेक्ट है? लिक्विड के लिए। एक लिक्विड के वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है ये। अगर सेम ग्राफ हम सॉलिड के लिए बनाए, देखो ये तो किस रिएक्शन के लिए था? H2O लिक्विड गिव्स H2O वेपर्स। अब मैं इसके लिए बनाऊं, H2O सॉलिड गिव्स H2O वेपर्स, इसके लिए बनाए, तो यहां जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो भी उसी टाइप का रिलेशन आएगा। मैंने बोला था टेम्परेचर रिलेशन हमेशा यही होता है हर प्रॉपर्टी के साथ। क्या बताओ? डेल्टा एच जो प्रोसेस होगा उसकी एंथैल्पी। यहां क्या प्रोसेस हुआ था? वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन की एंथैल्पी। यहां क्या प्रोसेस हुआ है? सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन की एंथैल्पी। डेल्टा एच वेपोराइजेशन ज्यादा होता है कि डेल्टा एच सब्लिमेशन, या दोनों सेम होते हैं? देखो, पहले सॉलिड था फिर लिक्विड बना, इसको बोलते हैं डेल्टा एच फ्यूजन। मेल्ट हुआ है ना, लिक्विड से फिर क्या बना? इसको बोलते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन। थर्मोकेमिस्ट्री में हेसेस लॉ पढ़ा था हमने, याद है? वो क्या होता था? चाहे इधर से जाओ या इधर से जाओ, इधर का डेल्टा H1 इधर का डेल्टा H2 दोनों सेम होंगे। H स्टेट फंक्शन है ना, स्टेट फंक्शन इसका मतलब, हाँ, वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब अगर मैं यहां से डायरेक्ट जाऊं, यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट, तो ये होगा डेल्टा एच सब्लिमेशन, और डेल्टा एच सब्लिमेशन होना चाहिए डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन। सही बात की गलत बात? मैं पूछा था इन दोनों में कौन ज्यादा? सब्लिमेशन ज्यादा। ओके, मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्राफ आप बनाएंगे तो ग्राफ तो वापस ऐसा ही बनेगा, पर इसका और इसका स्लोप अलग अलग आएगा। अरे स्लोप किसकी वजह से है? स्लोप इसकी वजह से है ना, टी के साथ तो ग्राफ है, इसकी वजह से स्लोप है, और ये डेटा दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है, तो स्लोप अलग अलग आएगा। प्लस सॉलिड के लिए लिक्विड के लिए ग्राफ बनाओ, ग्राफ का नेचर सेम है, ऐसे एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे होंगे, पर दोनों के स्लोप अलग अलग आएंगे। अगर हम यहां ग्राफ बनाए वेपर प्रेशर और टेम्परेचर, मान लीजिए इनिशियली ये ग्राफ लिक्विड के लिए है, सॉरी सॉलिड के लिए है, तो उसके बाद किसके लिए है? लिक्विड के लिए। ये सॉलिड के लिए, यहां सॉलिड इधर इसकी वेपर्स, यहां लिक्विड और इधर इसकी वेपर्स। बात समझे? ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, ये तो ऊपर वाला है, और नीचे वाला ग्राफ यहां पे। दोनों में अलग अलग स्लोप क्यों है? क्योंकि वहां डेल्टा एच वेपोराइजेशन यूज हुआ, यहां डेल्टा एच सब्लिमेशन यूज हुआ। कोई ऐसा पॉइंट जहां सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हुआ हो, दिख रहा है कोई? कहां? देखो ये दिख रहा, ये वो पॉइंट है जहां पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम है, और इस टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? सही बात, इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट।
TF क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड, बात समझ गए? ये ग्राफ किसके लिए था? प्योर लिक्विड के लिए। अब अपन सॉल्यूशन के लिए बनाएंगे, है ना? सॉल्यूशन से बनाने के लिए वो पता है सॉल्यूशन का नीचे आएगा, बना चुके ना आप लोअरिंग वेपर प्रेशर में। उससे पहले आप ये बताओ मुझे, एक प्योर लिक्विड, एक लिक्विड में आपने NaCl डाल दिया। फर्स्ट कंटेनर में क्या है? प्योर लिक्विड। सेकंड में NaCl डाल दिया। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? प्योर वाले का। सबको पता है ये बात। अब मैं इन दोनों को फ्रीज कर देता हूं। प्योर वाटर को भी फ्रीज कर दिया और जिसमें नमक घोल रखा था ना हमने, उसको फ्रीज कर दिया। पहले तो ये बताओ कि जो सॉल्यूशन है वाटर प्लस NaCl, वहां फ्रीजिंग केवल सॉल्वेंट की होगी या सॉल्वेंट सोल्यूट दोनों की होगी? फ्रीजिंग, हाँ? पानी में नमक घोला तो फ्रीज कौन होएगा, पानी या नमक? तो केवल सॉल्वेंट है ना, उसी की फ्रीजिंग होती है। समझ गए मेरी बात? कैसे समझो देखो इस बात को, फिर आपको लग रहा होगा फिर नमक कहां गया। फ्रीजिंग का मतलब होता है कि जैसे वाटर था और वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो गया, और कौन सी स्ट्रक्चर ले ली उसने? आइस केज स्ट्रक्चर, जो आइस की होती है ना। याद आ रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है, पढ़ा था हमने केमिकल बॉन्डिंग के। तो जैसे वो आइस वाले स्ट्रक्चर में आ जाएगा, हम उसको बोलेंगे फ्रीजिंग हो गई। NaCl की फ्रीजिंग कैसे होगी? पहले वो NaCl डिजोल्व फॉर्म में था, फिर वो क्या करे, जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था, FCC स्ट्रक्चर में आ जाए। अरे फ्रीजिंग क्या होती है कि पहले मोल्टन स्टेट में था, मान लो पिघला हुआ था, फिर जैसे आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो क्रिस्टल्स बन जाएंगे। क्रिस्टल्स बन गए, अब बोले इसकी फ्रीजिंग हो गई। इसी को बोलते हैं ना फ्रीजिंग। फ्रीजिंग समझाऊं मैं आपको। NaCl की फ्रीजिंग क्या होगी? NaCl लिक्विड, पहले लिक्विड था, उसके बाद ये NaCl के क्रिस्टल बन गए, सॉलिड फॉर्म में आ गया ये लो, अब इसकी फ्रीजिंग हो गई। तो वाटर में जब आपने NaCl घोला था फिर आप फ्रीज कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि वहां NaCl के क्रिस्टल बन गए होंगे? नहीं बनेंगे, क्योंकि NaCl की फ्रीजिंग कब हुए? जब NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट आए। सही बात है ना? NaCl का फ्रीजिंग पॉइंट है तब फ्रीजिंग हुए। तो एक्चुअली क्या होता है, फ्रीजिंग तो होती है आइस की, और जो ये Na+Cl- आयंस थे ना जो पहले घुले हुए थे, वो जो बीच बीच में जगह होती हैं वहां पे ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो, हाँ, जो वर्ड्स होती है वहां घुस जाते हैं वो। तो इसको फ्रीजिंग तो नहीं बोलेंगे ना। क्या NaCl का क्रिस्टल बना? नहीं, Na+Cl- जहां थे वहीं रह गए, जगह नहीं मिली। तो जैसे फ्रीजिंग क्या होता है, ऐसे होता है कि आपने ये नमक का पानी खोला, अब फ्रीजिंग स्टार्ट हुई, किसी एक पॉइंट से फ्रीजिंग स्टार्ट होगी, यहां से स्टार्ट हुई, ये आइस फ्रीज होने लग गई। नहीं ऐसे देखो, पहले आपने नमक का पानी खोला, थोड़ा सा पी के देखा, आपको पता लगा इतना खारा है, अब आपने इसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, ये फ्रीजिंग स्टार्ट हो गई, इतना फ्रीज हो चुका। अब आपने इसको वापस बाहर निकाला और फिर आपने फिर पी के देखा, इस बार आपको ये काफी ज्यादा खारा लगेगा पहले के कंपेयर में। कैसे? मैंने बोला था कि वो Na+Cl- है ना, वो बीच में घुस जाते हैं कहीं कहीं जाके, जगह ना मिली तो नहीं घुस पाएंगे, तो इतने आयंस फिट नहीं हो पाते जितने हैं वहां पे, तो ये सॉल्यूशन धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। समझे? अब ये बात मुझे याद है, मैं इसमें एक और बात समझाऊंगा। तो फाइनली है ना, समझने की बात ये थी कि फ्रीजिंग हमेशा सोलवेंट की होती है, सोल्यूट की नहीं। अब मैं आपसे बोलूं कि एक तो आपके पास आइस थी, प्योर वाटर से आइस बना दी, एक आपने NaCl घोला था, उससे आइस बना दी। अब इन दोनों सोल्ड में से किसके ऊपर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो आप बोलेंगे दोनों पर इक्वल होगा। रीजन, वेपर्स बनती हैं सरफेस पे, लेकिन सरफेस पे कोई भी NaCl है नहीं। NaCl कहां पे पड़ा हुआ है? वो तो कहीं वॉइड्स में घुसा हुआ है इधर उधर, और वो उसके वेपोराइजेशन को इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये हुआ, अगर आइस में इंप्योरिटीज आ जाएं तो उसके वेपर प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता,
लेकिन अगर लिक्विड में इंप्योरिटीज आ जाएं तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा था तभी तो लोअरिंग वेपर प्रेशर बोला था मैंने। तो अगर मैं यहां पे, मैं सारी बातें मैंने क्यों बोली है देखो, कि जब मैं यही ग्राफ सॉल्यूशन के लिए बनाऊंगा तो ये ग्राफ मैं ऐसे बना दूंगा। ये लिक्विड वाला ग्राफ तो यहां से यहां चला गया, लेकिन सॉलिड वाले ग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो वैसा ही रहेगा। आगे ग्राफ ऐसे ही जाएगा, एग्जैक्टली ऐसे जाएगा ये। क्योंकि आप चाहे प्योर प्योर आइस लेते या NaCl वाली आइस लेते, दोनों का वेपर प्रेशर हर जगह पे सेम आता। समझ गए? है ना? ये चीज समझाने के लिए सारी बातें मैं बता रहा था। अब इस पॉइंट पर जाकर सॉलिड और लिक्विड का वेपर प्रेशर सेम हुआ, तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? TF डैश। TF डैश क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब आप मुझे समझाएंगे कि ये क्या है, डेल्टा TF है कि नहीं है? डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है कि बड़ा है? कम हो गया, तभी डिप्रेशन बोल रहे थे। लेकिन डेल्टा TF की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव लानी है, बड़े में से छोटा माइनस करना, है ना? बड़े में से छोटा माइनस करना, क्योंकि इसमें डिप्रेशन वर्ड ऑलरेडी यूज कर चुके हो आप। वो डिप्रेशन है ना, वो किसको बता रहा है? कमी को ही बता रहा है। और वैसे भी है ना, मैं थोड़ी देर में लिखने वाला हूं यहां पे, क्या लिखने वाला हूं कि जो डेल्टा TF है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है। M क्या है? मोलैलिटी, मतलब अमाउंट। क्या ये अमाउंट नेगेटिव हो सकता है? तो फिर ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपको डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। मान लो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट 0 था, NaCl सॉल्यूशन का -2 है, तो डेल्टा TF क्या हुआ? 0.2 कैसे हुआ? 0 में से 2 माइनस करें तो 2 ही आता है यार हमारे तो। 0.2 बोला था क्या? चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। क्लियर ये बात? मतलब ये हुआ कि मैं वाटर में NaCl डालूं तो उसकी फ्रीजिंग, मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता जाएगा। आपने कभी ऐसे सुना होगा ना कि जैसे कहीं पे मान लो बर्फबारी होगी खूब सारी, रोड के ऊपर बर्फ जम गई, अगर वो काफी भारी हो गई, मतलब काफी ज्यादा हो गई, तब तो फिर हमें मशीनरी से हटाना पड़ता है। अगर हल्की है ना तो क्या करते हैं, उसके ऊपर नमक डाल देते हैं, नमक डालने पे वो पिघल जाती है। हालांकि ये बात टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे देखो, जब वो आइस प्योर थी तब उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था। जब आपने नमक डाला तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ, कितना हो गया? -2 डिग्री सेल्सियस हो गया मान लो। और आज का टेम्परेचर मान लीजिए -1 डिग्री सेल्सियस है। आज वहां का टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है। तो कौन सी आइस मेल्ट होगी, प्योर वाली या NaCl वाली? NaCl वाली, क्योंकि -2 इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे ये मेल्ट हो जाएगी। तो -1 इससे ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर है, ये मेल्ट हो जाएगी, तो नमक डाल देते हैं उसके ऊपर, तो मेल्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मान लो सपोज करो कि वहां का टेम्परेचर है ही -10 डिग्री सेल्सियस, नमक ये काम कर सकता था, तो नमक बर्बाद करोगे? कोई मतलब ही नहीं है। -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, -2 तक ये जा सकता है, तो नमक कुछ नहीं कर सकता यहां पे। समझे? यहां मैं धीरे धीरे आइस बना रहा था, थोड़ी सी आइस बनी, थोड़ी सी आइस बनी, थोड़ी सी आइस बनी, एक साथ क्यों नहीं बनी? चलो ये है ना, अपने क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते तो है नहीं, ये ऐसे सोच के देखना आप लोग अपने मन में ही, कल मुझे बताना इसका रीजन। मैंने बोला थोड़ी सी आइस बनी, फिर धीरे धीरे बनती गई, उसके ऊपर बनती गई, बनती गई, बनती गई, बनती गई, लास्ट में आते आते बनना बहुत मुश्किल हो जाता है आइस ना, लास्ट में आते आते आइस बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका रीजन मुझे कल बताना, सोच के। याद रहेगा? ठीक है, मैं पूछूंगा आते ही, है ना? वापस जो आगे की स्टोरी है वैसी ऐसी पूरी, कि जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, डेल्टा TF इक्वल टू KFM। के को क्या बोलेंगे?
केबी को आपने बोला था एलिवेशन कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां बोला था इबेलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके फॉर्म में भी एग्जैक्टली ऐसे ही होते हैं, बस डिफरेंस क्या आएगा? यहां आएगा के एफ, यहां टी एफ, और यहां बताओ क्या क्या है ये? मोलर मास, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये होगी जूल पर मोल में। और अगर ये ग्राम में होगी तो उसको क्या लिख देंगे? ऐसे लिख देंगे। सेम फॉर्मूले हैं यहां पे भी। एग्जाम्पल सबके एक साथ करेंगे, एक साथ करेंगे तो ही मतलब निकलेगा। क्लियर ये बात? उसके बाद फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका ऑलरेडी आपको नॉलेज है काफी कुछ, आप बायो में पढ़ते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। ओके, ये क्या होता है देखो, आपने ऐसा एक यू शेप ट्यूब लिया हुआ है, इधर एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? एसपीएम। एसपीएम की खास बात, इससे सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स पास हो सकते हैं। एक तरफ आपने प्योर वाटर लिया हुआ है, एक तरफ प्योर वाटर है और दूसरी तरफ है 0.1 m यूरिया सॉल्यूशन। आप बताइए एसपीएम के थ्रू वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? मैं इन कॉलम का नाम लिख देता हूं। एसपीएम के थ्रू वाटर किधर फ्लो करेगा? तो आप बताएंगे कि दोनों तरफ फ्लो करेगा, है ना? दोनों तरफ फ्लो करेगा, क्योंकि वाटर है, उस मॉलिक्यूल की साइज इतनी कम है कि वो एसपीएम को क्रॉस कर सकता है। लेकिन एक तरफ ज्यादा जा रहा होगा, एक तरफ कम जा रहा होगा, तो जो नेट फ्लो है वो किस साइड में होगा? नेट फ्लो की बात हो तब करना। आप किधर से बताओ? B2A। जो नेट फ्लो है ना वो है B2A। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हुआ? हाँ, नहीं मैं तो कंसेप्ट पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, समझो इस बात को। क्या यहां वेपर्स बनेंगे? बोलो, इधर भी वेपर्स बनेंगे, रेड कलर के बनेंगे। वेपर्स तो दोनों तरफ बनेंगे। किधर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर वाटर पे। हाँ, यहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यहां वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब इस कॉलम पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, और ज्यादा लगने की वजह से ही सोलवेंट किधर जा रहा है? उस साइड में जा रहा है, नेट फ्लो उस साइड में हो रहा है। बात समझे? ये जो वाटर का फ्लो हुआ है प्योर वाटर टू सॉल्यूशन साइड, ये अपन बोलते हैं लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं ओस्मोसिस। लेकिन मुझे ओस्मोसिस नहीं पढ़ना, ये तो आप बायो में पढ़ चुके हो। मुझे पढ़ना है ओस्मोटिक प्रेशर, वो क्या होता है? ओस्मोटिक प्रेशर कैसे पता करें? कोई आइडिया? बिल्कुल सही बता रहे हो। देखो पानी इधर आ रहा है ना? इसके फ्लो को रोकना है मुझे, तो उसको रोकने के लिए मैंने यहां लगाया एक्सटर्नल प्रेशर, इधर लगाया पी एक्सटर्नल। इस प्रेशर की वैल्यू तब तक बढ़ाता गया जब तक कि सोलवेंट का नेट फ्लो रुक नहीं गया। मतलब इक्विलिब्रियम ले आया मैं। इक्विलिब्रियम ले आया मतलब अब जितना पानी इधर जा रहा था उतना इधर आ रहा है, तो नेट फ्लो 0 हो गया। जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप लगाते हो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। और कितना लगाओगे पता है आपको? दोनों के वेपर प्रेशर के डिफरेंस के इक्वल। सही बात है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? CRT। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं फॉर्मूला, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू CRT, ऐसे मान लीजिए।
अगर ऐसी लाइन हो ना कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CRT होता है, तो आप इस बात को सही बताना। आप ये मत बोलना नहीं नहीं एकदम इक्वल होता है, नहीं वो अपन इक्वल कर रखा है जबरदस्ती, अपन ऐसे लिख देते हैं कि ये लो, बाकी ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है इसके। सी क्या है किसमें? मोलरिटी। टी तो टेम्परेचर है ही। अब आपको ऐसे डाउट आ रहा हो कि यार आर कहां से आ गया? आर तो गैस का होता है, पढ़ा रहे हो आप सॉल्यूशन। हाँ, तो इसकी मैंने कैलकुलेशन किससे करी है? वेपर प्रेशर के डिफरेंस से। वेपर तो गैस ही होती है, तो डेरिवेशन में आर आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? एक तो यहां से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ मुझे यहां इसका नेट फ्लो रोकना है, तो मैं इधर कितना प्रेशर अप्लाई करूं? तो कितना अप्लाई करूं? कंसंट्रेशन 0.1, आर 0.082, टेम्परेचर जो भी दे रखा है मान लो 25 दे रखा है, इतना एटी में अप्लाई करो। ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल अप्लाई करो, रुक जाएगा फ्लो। हाँ, दूसरी साइड में प्योर वाटर लेना जरूरी है क्या? नहीं, सॉल्यूशन इसका पता कर रहे थे ना अपन तो, ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं कुछ भी ले लो, अभी सॉल्यूशन लेंगे, रुको पहला केस ही है तो फर्क पड़ता है ना, क्यों नहीं पड़ेगा? अरे थोड़ी देर रुक जाओ, केस 1 है ये जिसमें मैंने वोटर से कंपेयर किया, दोनों तरफ सॉल्यूशन भी भरेंगे। मैं समझ गया क्या पूछ रहे हो, ये समझ में आ गया क्या? इतना तो आ गया। ये बोल रहे हैं कि इधर कितना प्रेशर लगाना है, तो हमें पता है कि ये जो प्रेशर लगाते हैं ना वो किसके बराबर होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। समझ गए ना? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर देना। अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि इधर भी हम तो सॉल्यूशन लेंगे, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लीजिए इधर है ना, इधर तो है 0.5 m यूरिया, इधर है 0.1 m यूरिया, नहीं कुछ और ले लो, चाहे तो ग्लूकोज ले लेते, वैसे यूरिया भी ले सकते थे। अब दोनों तरफ सॉल्यूशन है बच्चों, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सही बात है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? पाई 2। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है? अरे पाई इक्वल टू CRT, ये तो दोनों में बराबर हैं, दोनों इनका तो टेम्परेचर तो बराबर ही लेना पड़ेगा ना, इसका और इसका बराबर नहीं लोग तो बराबर हो जाएगा थोड़ी देर में, मिक्सअप ही तो हो रहे हैं आपस में। तो ये तो कांस्टेंट है, तो पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये सी है 0.1, ये सी है 0.5, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। ये बात तो समझ में आ रही है? नेट फ्लो किधर आएगा? नेट फ्लो, इसको उठाओ, तो मत यार, इतनी दूर से कोटा चल के सोने आए हो। ये पाई 2 क्या है? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई 1 इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। नेट फ्लो इधर आएगा, ये बात सही है क्या? अरे ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, ये कम कंसंट्रेशन वाला है। नेट फ्लो किधर होता है? लो कंसंट्रेटेड टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इधर आएगा। लेकिन वापस से आपको क्या करना है कि ये नेट फ्लो रोकना है, नेट फ्लो को मैं रोकना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? पिछली बार तो वाटर था, वाटर का तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता ही नहीं है क्योंकि उसमें सोल्यूट ही नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब कोई सोल्यूट ऐड करते हो। लेकिन अब तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर है कि नहीं है? तो आपको यहां कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा? दोनों के डिफरेंस के इक्वल। दोनों का डिफरेंस कितना है? नहीं वो तो कंसंट्रेशन का ही है। फिर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, देखो P एक्सटर्नल इक्वल टू पाई 1 माइनस पाई 2 मीन्स C1 RT C2 RT, C1 माइनस C2 RT। अब लिखोगे ये 0.4, ये 0.0821, और ये जो भी टेम्परेचर दिया होगा मान लो 300 है, इतना ATM। आर ये क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जनरली अपन कैलकुलेशन करते हैं ATM में, तो अगर ATM में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। समझ गए? और कैलकुलेशन ATM में ही करनी है, और किस में करने भी नहीं है। अगर उसने पास्कल दिया हो ना तो पहले ATM में कैलकुलेशन कर लो, उसके बाद पास्कल में कन्वर्ट करना। अगर किसको लग रहा है कि अगर हम इसको 8.314 लिख देंगे तो उसमें आ जाएगी, पास्कल में आ जाएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये तो आपने एमकेएस कर दिया, ये एमकेएस नहीं है सी।
तो पहले एटीएम में लाओ, फिर जिसमें कैलकुलेट करना है कर लो। प्रेशर के कन्वर्जन तो पता है ना, पता ही है सबको ये बात। तो ये फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मीनिंग समझ में आ गया होगा बच्चों? कुछ बोलते नहीं हो यार। सीधा सीधा फॉर्मूला याद करना है ना। और इस टाइप की प्रॉब्लम, ये सबसे मुश्किल प्रॉब्लम में है अपने मॉड्यूल में, कि दोनों का डिफरेंस लेके करना पड़ता है। कुछ बेसिक सी बातें हैं जो शायद आपको पता होंगी, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब आपको पता होंगी, है ना। ओके, प्रॉब्लम करने का कोई फायदा नहीं जब तक हम वॉन्ट ऑफ फैक्टर ना पढ़ें। वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है? देखो, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की रिक्वायरमेंट क्या है, देखना यहाँ पे। मेरे पास 0.1 m एसिटिक एसिड था। मैंने बोला कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पता करो 300 केल्विन पे। आपने लिखा, अभी कर देते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी कितना है? आर टी। ऐसे किया, आपका ये आंसर गलत है। सॉल्यूशन क्यों गलत है? क्योंकि आपने क्या माना है कि इसमें 0.1 m पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन है, पर एक्चुअली एसिटिक एसिड तो आयोनाइज हो जाता है, और अब इसमें पार्टिकल्स इतने नहीं रहते। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए ये देखती है कि पार्टिकल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यही तो पढ़ा था शुरू में हमने, कि वो सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे, सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे डिपेंड करता है। पार्टिकल कौन सा है कोई मतलब नहीं। समझे मेरी बात? ये तो वीक एसिड है, कुछ तो आयोनाइज होएगा, और आयोनाइज होएगा तो अब एक्चुअली कितने पार्टिकल्स हैं वो पता करके लिखो। यहाँ पे ये कंसंट्रेशन है ना, जो इफेक्टिव आयन वहां पे है वो लिखनी पड़ेगी। समझे? ये मैं बीच बीच में रुकता हूं ना, तो मेरी सांस फूल जाती है, इसलिए रुकता हूं। हाँ, वैसे उतार सकता हूँ, एंटीबॉडी बनी हुई है मेरे तो। हाँ, शायद हो चुका है ऐसे। हाँ, मेरी फैमिली में सबको हो चुका, तो मुझे भी हुआ होगा, पर कभी सिम्टम्स नहीं आए। हाँ, फैला कैसे सकता हूँ? अरे अब की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। मैंने बोला एंटीबॉडी बनी हुई है, तो एंटीबॉडी बन जाती है ना, कब बनती है? जब वो ठीक हो जाता है। चलो इधर देखो आप तो। हाँ, उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ, उतार रहा हूँ, एक सेकंड रुको। अरे उतार रहा हूँ, एक बार रुको। सही बात है, अब खूब सारा बोलना पड़ेगा इसमें, टाइम है ना अभी। क्या हुआ? चलो अब यहां देखो, पहले है ना, इसका मैं मतलब समझाता हूं कि वांट ऑफ फैक्टर है क्या। सुनना है ना, डेफिनेशन याद रखना, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा अपने आप ही। हमने सॉल्यूशन बनाना है, तो सोल्यूट का 1 मोल डाल दो सोलवेंट के अंदर। सोल्यूट का 1 मोल डालना है केवल। उसके बाद गिनो कि अब कितने पार्टिकल्स हैं वहां पे। जितने मोल पार्टिकल्स मिलेंगे उसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। समझे? जैसे ये देखो, ये मार्कर है, ये 1 मोल था, मैंने इसको सोलवेंट में डाला, जाते ये ऐसा हो गया। कितने मोल पार्टिकल मिले? तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या हो गया? इसको हमने डाला और ये टूटा ही नहीं, ऐसे ही रहा, तो आई 1 होगा फिर। अरे एक पार्टिकल एक तो देगा ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये 50% ब्रेक हुए, 75% ब्रेक हुए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि डाइमर बना दें। आपने डाला और वो डाइमर बनाने स्टार्ट कर दिया, टूटने के बजाय ऐड होना स्टार्ट हो गया। तो इन सब केसेस में वांट ऑफ फैक्टर कैसे पता करते हैं वो आपको सीखना है। बिल्कुल आसान सा है, देखना। यहां 3 केस पॉसिबल है। फर्स्ट, डिसोसिएशन, कि मान लीजिए डिसोसिएशन स्टार्ट हो जाए, आपने सोल्यूट डाला और वो डिसोसिएट होना स्टार्ट हो गया। इसमें भी फिर वापस से 2 केस हैं। केस 1, कंप्लीट डिसोसिएशन,
कंप्लीट डिसोसिएट कौन होते हैं? जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सोल्ट, है ना? ये जो डालोगे वो 100% डिसोसिएट होंगे। नहीं, अगर वो लिख दे कि इतना 90% डिसोसिएट हो रहा है तब तो 90 मानना है, नहीं दिया तो 100% मानेंगे। अब मान लीजिए मैंने NaCl मिक्स किया है, यहां पे NaCl का 1 मोल, आई कितना आएगा? बोलिए। इसका 1 मोल डालेंगे तो पता चलेगा बाद में 1 मोल आपके पास NaCl है, 1 मोल Na प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है। ऐसे 100% आयोनाइज हो जाएगा। ये 1 मोल इसके ब्रेक होने के बाद Na प्लस बना और Cl माइनस बना, ये फिनिश हो गया। ये 1 मोल, ये 1 मोल, मोल कंसेप्ट लगाना है। कितने मोल आगे ना? पहली लाइन आपको ये याद करनी है, वोल्टो फैक्टर क्या होता है? 1 मोल सोल्यूट टोटल जितने पार्टिकल देगा। मान लीजिए यहां लिखा था Na2SO4, बोलो बच्चों, काउंट करो। 2Na प्लस एक सल्फेट 3, बिल्कुल सही बात है। H2SO4, वेरी गुड 3। K4FeCN6, K4FeCN6 5। कोई डाउट? इसका 5 तब होता है जब ये 100% डिसोसिएटेड होता है। पहला केस तो बिल्कुल सिंपल सा है। अगर उसने बोल दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आप क्या मान के चलेंगे? 100% डिसोसिएशन। फिर इसमें केस 2 आएगा, पार्शियल डिसोसिएशन। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, देखना। मान लीजिए एसिटिक एसिड है, ये वीक एसिड है कि नहीं है? तो ये क्या कंप्लीट डिसोसिएट होगा? नहीं। इसका आई कैसे लाएंगे? सबसे पहले बताओ, अगर ये कंप्लीट डिसोसिएट होता तो कितने पार्टिकल्स देता? 2 देता। आप लिख दो 2। आई नहीं है, ये आई तो कैलकुलेट करेंगे अभी। अब इसका कितना मोल लेना पड़ता है शुरू में? 1 लेना पड़ता है ना, सोल्यूट का 1 मोल लेना है 1। इसमें से अल्फा माइनस हुआ, ये कितना बनेगा? 2 अल्फा बनेगा ना, 2 लिखा हुआ है। अरे ये एक्चुअली ऐसे था, CH3 CO माइनस और H प्लस, ऐसे था पहले ये। पर मुझे बात पता है कि पार्टिकल कौन सा आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि नेचर पे। तो मैंने इतना सब ना करके सीधा लिख दिया कि यार 2 पार्टिकल्स आएंगे, छोड़ो, जो भी आएंगे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना बनेगा? 2 अल्फा। उसको ऐसे लिखते ना आप, एसिटेट H प्लस, तो भी ऐसा ही होता। ये अल्फा बनता तो ये भी अल्फा बनता। समझ गए? आई क्या होगा? मैंने बोला था कि 1 मोल डालने के बाद अब सारे पार्टिकल्स को गिन लो, है ना? आप तो ऐसे करेंगे, आगे से 2 लिखेंगे बस यहां पे। सारे पार्टिकल्स, ये नहीं, यहां 2 लिखना है, नीचे 2 अल्फा। सारे पार्टिकल्स गिनो, ये कितने हैं? 1 माइनस अल्फा। ये कितने हैं? प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। कितनी आसान सी बात थी। अगला एग्जांपल समझना। COH2O6 Cl3, और ये पार्शली आयोनाइज हो रहा है। मैं सारे केस पार्शल आयोनाइज वाले ले रहा हूं, केस 2 चल रहा है ना। बताओ टोटल कितने पार्टिकल आएंगे? एक ही कॉम्प्लेक्स और 3 काउंटर आयन। काउंटर आयन कौन है यहां पे? Cl माइनस 4 आए। 1 माइनस अल्फा, ये कितना बना? 4 अल्फा। आई इक्वल टू, सारे काउंट कर दो, 1 प्लस 3 अल्फा। आसान था एकदम। नेक्स्ट है, जैसे एक सोल्ट है ऐसा A2B3, है ना, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखता हूं। एक सोल्ट है A2B3 और ये कंप्लीटली आयोनाइज, सॉरी, जितने भी पार्टिकल्स है ना सब में आयोनाइज होता है। इसका अल्फा है ना वो 40% है। आई बताओ, अल्फा 40% है, आई बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखना आप लिखोगे पहले ऐसे करोगे, A2B3 बताओ कितने पार्टिकल देगा? 5 देगा। आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना? 5 अल्फा। आई में सबको ऐड कर दीजिए यहां से लेके यहां तक, 1 प्लस 4 अल्फा। 1 प्लस 4 इंटू अल्फा कितना है? 40%। 40% मतलब 40/100, ये हो गया 1.6, 2.6। ये लो,
कोई दिक्कत आएगी आई कैलकुलेट करने में? हाँ, आई हमें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, आई गलत कैलकुलेट हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और हर बार पार्शियल डिसोसिएशन ऐसे ही होगा, समझ गए क्या? इसमें कोई कुछ पार्ट रिपीट करना है? ओके। तो अभी हमने केस 1 लिया क्या? डिसोसिएशन। अब आप वहां चेक करना कि कंप्लीट डिसोसिएशन है कि पार्शियल है। कंप्लीट में तो इश्यू नहीं है कोई, पार्शियल में कोई इश्यू मुझे लग नहीं रहा। कितने पार्टिकल मिलेंगे वो लिखना बस, केवल कौन से मिलेंगे उससे मतलब नहीं है हमें। केस 2 है एसोसिएशन। एसोसिएशन आपने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर रखा होगा शायद कॉपी के अंदर, ऐसा कुछ देखो कि ये पार्टिकल है, पार्शियल डिसोसिएशन का है, ये आयोनाइज हुआ, इसने Na पार्टिकल दिए, कर रखा है ना? तो कितना आसान सा डेरिवेशन है। मैंने 1 मोल लिया, अल्फा माइनस किया, ये क्या बनेगा? एन अल्फा। जो टोटल पार्टिकल्स हैं उसको हम आई बोलेंगे, ऐड कर दो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, बस आ गया आई। वही तरीका था करने का। अब इसमें कई बार होता है आई दे देते हैं, अल्फा पूछते हैं, अल्फा दे देते हैं, आई पूछते हैं। इसको ऐसे भी अरेंज आप लिख, हो सकता है कि इसमें लिख रखा हो, मैं इसको 1 में से इसमें माइनस करूंगा तो क्या बनेगा? ये आई माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो नीचे, एन माइनस 1 और ये अल्फा। पर इनको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान सी कैलकुलेशन है ये। मतलब बेटर ये है कि कैलकुलेशन करना सीखो, नहीं समझ में आए तो फिर याद करने की सोचना। एसोसिएशन अगेन ये दो टाइप का है। पहला कंप्लीट एसोसिएशन। कंप्लीट एसोसिएशन कैसे होगा? डाइमर बन जाए पूरा का पूरा, है ना? ये 2A था, ये परफेक्टली A2 बना दे। बताओ इस केस में आई कितना लेंगे इसका? 1/2। कैसे आया 1/2? आप बोलेंगे देखो मैंने 1 मोल लेना होगा हर बार, 1 मोल सोल्यूट डाला, ये कितना बन गया? 0। कंप्लीट है प्रोसेस। 2 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 1 मोल, तो 1 मोल से हाफ मोल। अब टोटल पार्टिकल गिनो, हाफ ही है। तो इस केस में आप ध्यान रखेंगे जब भी डाइमर बनेगा, डाइमर, तो आई लेना है 1/2, ट्राइमर बनेगा तो 1/3, ऐसे ही टेट्रामर, ऐसे चलता रहेगा। एक है पार्शियल एसोसिएशन। पार्शियल एसोसिएशन ये क्या है? देखिए मान लीजिए ऐसा प्रोसेस है, 3A ने A3 बनाया, 3A ने A3 बनाया, क्या बोलेंगे इसको? ट्राइमराइजेशन। पर ये पार्शियल है, पार्शियल है तो चाहे तो ऐसे शो कर दो इसको। अब मुझे इसका आई काउंट करना है। पहले बताओ आई एक से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? एसोसिएशन में हमेशा एक से कम आएगा। अरे मतलब देखो 1 मोल तो टोटली डाला था, और वो भी एसोसिएट हो जाए तो 1 मोल से भी कम हो जाएंगे वो तो, जबकि डिसोसिएशन में हमेशा एक से ज्यादा आएगा। मैंने 1 मोल लिया, इसमें से क्या माइनस कर दूं? अल्फा के 3 अल्फा? नहीं, अल्फा की डेफिनेशन याद है आपको? 1 मोल में जितना डिसोसिएट होता है उसको अल्फा बोलते हैं। अपने अल्फा का फॉर्मूला लिखा था ऐसे कि देखो ए मोल में से डिसोसिएट हुआ एक्स, ऐसे रिएक्शन होती है ना, ए गिव्स प्रोडक्ट, ए फिर ए माइनस एक्स करते हो, ए मोल में डिसोसिएट हुआ एक्स, तो 1 मोल में डिसोसिएट होगा एक्स बाय ए, जिसी को हम बोलते हैं अल्फा। एक में जो जाएगा वो अल्फा है। समझे मेरी बात? यहां 3 अल्फा कभी नहीं कर सकते, 3x कर सकते थे ऐसे, एक्स फैक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अल्फा तो एक केमिस्ट्री की टर्म है जिसकी डेफिनेशन है 1 मोल में कितना गया। अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन आए ना, चलो मैं इसको पहले सोल्व करता हूं। मैं लिखा 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या बनेगा? 3 से बना 1, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 3 से बना 1 तो 1 से 1/3, तो अल्फा से अल्फा बाई 3।
अल्फा बाई 3। सबको ऐड कर दीजिए, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3। कितना हो गया बताओ? 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। सही है। अगर कभी यहां कुछ कंफ्यूजन लगे तो इस स्टोइकोमेट्री को यहां से हटा देना और यहां ले जाना। मतलब ये ऐसे था ना, आप क्या करना, दोनों को 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया? 1। अब कोई कंफ्यूजन बचा ही नहीं। 1 में से अल्फा गया, देखो 1 मोल से 1/3 मोल बोलते हैं, तो 1 में से अल्फा गया, अल्फा से क्या बनेगा? अल्फा बाई 3। अगर कोई कंफ्यूजन आए तो समझ गए? चलो इसको सोल्व करते हैं हम लोग। एन ए ने मिलके एन बनाया, आई पता करो। आप लोग करके देखो इसको। ऐसे याद नहीं करना, लिख लो। क्या हुआ? कितनी देर कैसे लग रही है? एन यहां परेशान करे तो उधर ले जाओ, 1/n कर दो उसको। एन ए गिव्स ए एन। अगर यहां मैं बोल रहा हूं एन परेशान कर रहा है तो दोनों को एन से डिवाइड कर दो, ये ऐसा आ गया। 1 माइनस अल्फा, ये क्या बना? अल्फा बाई एन। आई में क्या करो, सबको ऐड कर दो, 1 माइनस, यही तो करना था। तो इसी फॉर्मेट में ध्यान रख लो। ध्यान क्या रख लो, मतलब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ याद थोड़ा करने का ये तो। या फिर इसको लिख दें ऐसे, 1 प्लस अल्फा 1 बाय एन माइनस 1, ऐसे तो कर सकते हैं। क्लियर है ना? हाँ। अब कैसा लग रहा है कि यार ये तो एक से बड़ा लग रहा है मुझे? नहीं, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे सपोज करो, सब एन की वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे डायमर है तो 2 हो गया, तो ये 1/2 माइनस 1 इक्वल टू -1/2। तो ये वाला पार्ट तो आपको माइनस करना है 1 में से। तो यहां याद करने लायक कुछ नहीं था, मोल कंसेप्ट है सिंपल सा। थर्ड जो केस है ना, वो है नाइदर एसोसिएशन नोर डिसोसिएशन। ना तो एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, ना एसोसिएट हो ना डिसोसिएट हो, तो अरे एक मोल डाला था, ना वो टूटा ना वो ऐड हुआ, एक मोल ही रहा, तो आई क्या? 1। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका आई हमेशा 1 लेना है आपको। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब, हाँ मतलब जो आयन वगैरह ना बनाए, ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज से कोई भी कार्बोहाइड्रेट आ गया, यूरिया आ गया, प्रोटीन आ गया, पॉलीमर आ गया, ऐसी कोई भी टर्म हो तो आई 1 लेना है। एसोसिएशन के एक दो एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि उन एग्जाम्पल में वो बताएंगे नहीं कि एसोसिएशन हुआ, वो आपको खुद ही ध्यान रखना है। एसिटिक एसिड को बेंजीन में डालो, डाइमर बना लेगा। ऐसे इसी तरीके से ये कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डालो, डाइमर बना देगा। समझ गए ना? ये आपको कहां पढ़ाया गया था? केमिकल बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था। इस तरीके का डाइमर बना था। याद आया? ये एसिटिक एसिड तो है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये? इंटरमोलिकुलर कि इंट्रामोलिकुलर? इंटर है ना यार, दो अलग अलग मोलिक्यूल है उनके बीच में है, तो इंटर ही हुआ ना। इंटर इंटर, दो मोलिक्यूल के बीच में। इंट्रा तो ऐसा होता है, ये एक ही मोलिक्यूल है,
ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये याद आ गया? हाँ, क्या हुआ इसका? आयुष का? नहीं, मुझे केमिस्ट्री पूरी आती है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक 100% आती है मेरे को, पर मैं पढ़ाता फिजिकली हूं यहाँ पे। क्या? हाँ, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है, पूरी केमिस्ट्री। कहां पहुंचे हम? वन टफ फैक्टर हो गया। ओके, अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था पी नोट माइनस पी एस बाय पी नोट इक्वल टू एन एन एन, याद है? मैंने बोला था कैलकुलेशन में आप ये यूज करना, पी नोट माइनस पी एस बाय पी एस इक्वल टू एन एन। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी एम, सॉरी, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ एम, और पाई इक्वल टू सी आर टी। ये पढ़े। अगर आपने ये फॉर्मूले यूज करके क्वेश्चन सोल्व किया, गलत होएगा। हाँ, बिल्कुल गलत होएगा, और उसका रीजन ये था कि ये जो भी मैंने कंसंट्रेशन ली है ना सारी, ये मैंने ये मान के लिया है कि ना कोई एसोसिएशन हुआ होगा ना डिसोसिएशन हुआ होगा, पर जनरली एसोसिएशन डिसोसिएशन तो होता है। एसोसिएट डिसोसिएट कौन होता है? सोल्यूट है, मतलब सोल्यूट और सोलवेंट में कौन? सोल्यूट। तो जहां जहां सोल्यूट के मोल दिख रहे हैं आपको, उसके आगे आई से मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद वो फॉर्मूला याद करना है। आपको कभी भी इस फॉर्मेट में याद नहीं करना, इसलिए मैंने पहले एग्जांपल नहीं करवाए थे। आप ऐसे देखना, यहां सोल्यूट के मोल कहां दिख रहे हैं? यही है क्या? आई आई, जहां भी सोल्यूट दिखे आई लगा दो। इसमें सोल्यूट कहां दिख रहा है? आई। मैंने बोला था ना ये फॉर्मूला यूज मत किया करो, उसमें कैलकुलेशन आएगी। अब ये आई और आ गया, और आई की वैल्यू है ना वैसे आएगी 1.2 1.5, तो कैलकुलेशन बढ़ा देगा वो। इसमें सोल्यूट के मोल कहां आएंगे? यही लगा दो सीधा, क्योंकि ये है सोल्यूट के मोल बाय वॉल्यूम। यहां सोल्यूट के मोल बाय मास ऑफ सोलवेंट, आई यहां लगा दूं, यहां ही लगा दो। इस फॉर्मेट में आपको याद करने हैं। अब आप कभी भी पाई इक्वल टू सीआरटी नहीं बोलेंगे, पाई इक्वल टू आईसीआरटी बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने पाई इक्वल टू सीआरटी याद किया तो मे भी हम आई भूल जाएं और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपने ये आई वाला कंसेप्ट एक टॉपिक में पढ़ा है, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एबनॉर्मल का मतलब यहां पे यही है कि अगर सोल्यूट डिसोसिएट हो गया या एसोसिएट हो गया, तो जो हमने पहले कैलकुलेशन की थी वैसे नहीं करना पड़ेगा, आई इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आई की कैलकुलेशन क्लियर है क्या? एग्जाम्पल करें कुछ? तो लिखो, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो, ये आपको ही करना है। फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m CaCl2 solution, alpha equal to 60% at 300 Kelvin। वैल्यू पुट कर दो सबकी, आई की, सी की, आर की, टी की, कैलकुलेशन नहीं करनी और जल्दी से खत्म करना है। कैलकुलेट कर दिया क्या? पता नहीं, मुझे याद थोड़ा करके बैठा हूं ऐसे, तो सोल्व करेंगे अभी। आई कितना आया? 1.6, बहुत गलत आया, 2.2 आएगा। बस फिर तो आई लाना था, उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है। देखो, आप लिखो CaCl2 कितने पार्टिकल देगा? CaCl2 कितने पार्टिकल देगा? 3 देगा ना यार। एक कैल्शियम, 2 क्लोरीन,
जो जिन्होंने 2 पार्टिकल लिखे थे उनका गलत हो रहा था। 1 माइनस एल्फा, ये कितना एल्फा, टोटल कितने हो गए, गिनो सबको एक साथ। 1 प्लस 2 एल्फा, 1 प्लस 2 इंटू एल्फा कितना है 60%, मतलब 2.2। फिर आपको याद आना चाहिए पाई इक्वल टू ICRT, आई मतलब 2.2, सी मतलब 0.1, आर मतलब 0.082, 0.0281 है ना, उसको 1/12 भी ले सकते हो। 0.0821 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1/12 होता है? 9 आ रहा है तो अच्छी बात है। अब जो भी आएगा यार, ATM में आंसर आएगा ये। आपको समझ में आया कि कैसे किया हमने? ओके, इस पर प्रैक्टिस हमें कल की क्लास में करेंगे खूब सारी। उससे पहले एक डाउट रहता है, हमेशा बच्चे डाउट पूछते हैं वो, और अब वो है ना डाउट रहना नीचे, मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से। 2 सॉल्यूशन है आपके पास, 0.1 m यूरिया और 0.1 m NaCl। पहले ये बताओ क्या इन दोनों की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होंगे? नहीं, क्यों? यूरिया का I 1 है, NaCl का 2 है, मतलब यहां जो इफेक्टिव आयंस की कंसंट्रेशन है ना वो 0.2 m है। समझ गए? ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड सॉल्यूशन है। आप ये कंपेयर करिए, RLVP, डेल्टा TB, डेल्टा TF और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है जानते हो ना सब? बताओ RLVP किसका ज्यादा होगा? तो आप है ना ये बोलोगे ये सब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, चारों है कि नहीं है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो बिना देखे बोलो कि सब की सब 2 के लिए ज्यादा होंगे। हाँ, तीसरा वाला, अरे मैं पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, सबके सब 2 के ज्यादा होंगे, कोई दिक्कत इसमें? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरे की बात कर रहे हो, डेल्टा TF क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहां डाइल्यूट सॉल्यूशन है सारे, तो हम M ना दिया हो तो कैपिटल M को भी M ही मान लेते हैं। अब जिसकी मोलिटी ज्यादा उसका डेल्टा TF ज्यादा, कहां दिक्कत आ रही है हमें? नहीं आ रही ना? हाँ, आगे आएगी। उसके बाद अगला है वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ये कंपेयर करना है। यहां होती है गलती। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, आप इसे याद करो, बॉइलिंग पॉइंट में होता है एलिवेशन। एलिवेशन नहीं होता ना, एलिवेशन मतलब बढ़ना, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एलिवेशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन, ऐसे खुद देखो, डेल्टा TB क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा एलिवेशन उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एलिवेशन तो है ये। तो ये प्रॉपर्टी 2 के लिए ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1। समझ गए? लेकिन इन दोनों में डिप्रेशन आता है, वेपर प्रेशर में भी डिप्रेशन आता है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और फ्रीजिंग पॉइंट में भी डिप्रेशन आता है। हम ऐसे बोल सकते हैं RLVP और डेल्टा TF बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये बात तो सही है, जितना M बढ़ेगा उतना ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी मतलब लोअरिंग बढ़ेगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग बढ़ेगी। लोअरिंग बढ़ना मतलब डिक्रीज होना। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना बड़ा डिक्रीमेंट आएगा, ऐसे सोचना है। समझे मेरी बात? तो यहां भी लोअरिंग है, यहां भी लोअरिंग है। ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की लोअरिंग ज्यादा होगी, मतलब 1 का ज्यादा होगा 2 से, 1 का ज्यादा होगा 2 से। आप समझे क्या है ना? अब देखो कितना आसान सा हो गया। जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सीधा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ये 4 तो खत्म हो गए, इनको तो देखना ही नहीं अब। फिर एलिवेशन में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर एलिवेशन आता जाएगा, डिप्रेशन में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर डिप्रेशन आता जाएगा। अब बिल्कुल आसान हो गया, समझ गए? जैसे आप बताओ, मैं 2 सॉल्यूशन ले रहा हूं, आप है ना उनके फ्रीजिंग पॉइंट बताना। 0.1 m AlPO4, 0.1 m
Al2SO4 थ्राइस, कुछ ना लिखा है, आयोनिक कंपाउंड है कि नहीं है ये तो दोनों आयोनिक ही है ना। हाँ, कुछ नहीं लिखा है तो अल्फा क्या मानेंगे? 100%। मैंने अल्फा नहीं दे रखा, 100% मानेंगे। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा? तो आप बोलोगे यहां इफेक्टिव कंसंट्रेशन कितनी हुई? इफेक्टिव मतलब आई इंटू सी कितना हुआ? तो 0.1 तो कंसंट्रेशन है, और आई कितना आएगा इसका? हाँ, एक एल्यूमिनियम एक फोस्फेट इंटू 2। इफेक्टिव कंसंट्रेशन आई से मल्टीप्लाई करने के बाद पता चलती है। इसमें 0.1 टोटल पार्टिकल 5.5 है ना। अब आप कंपैरिजन इन कंसंट्रेशन से करेंगे, ये जो आई है। मैंने पूछा फ्रीजिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा लोअरिंग। लोअरिंग मतलब डिक्रीज होना, मतलब ज्यादा डिक्रीज किसका हो गया? इसका हो गया। किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा? ऊपर वाले का। मैं बोलूं इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? तो आप बोलोगे जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ज्यादा एलिवेशन। कंसंट्रेशन यहां ज्यादा है तो एलिवेशन यहां ज्यादा आएगा। शीट में ऐसे भर भर के दे रखे हैं क्वेश्चंस, खूब सारे कंपैरिजन करें, हर बार कंसेप्ट यही लगेगा। ज्यादा सीधा क्या कर सकते हैं, इनका अल्फा दे दें, तो अल्फा दे तो हम आई कैलकुलेट करके फिर कंपैरिजन कर लेंगे, पर बिना आई कंपैरिजन नहीं होंगे। मेरी बात समझे? आई पे से रिवर्स क्वेश्चन भी बनते हैं ऐसे, देखो K4FeCN6, ये एक कॉम्प्लेक्स है। बोला कि इसका है ना, आई है वो 4 है, 4 है 3 है, आई 3 है, अल्फा बताओ। ऐसे देख कर नहीं बता सकते, सोल्व करके बताना पड़ता है। बिल्कुल वही तरीका जो मैंने लिखा था, ये देगा इतने पार्टिकल 1 माइनस अल्फा, ये फिर आई के बराबर कर दो। 50 40 50 के आसपास। हाँ, कुछ जोर ही नहीं आएगा यार, देखो यहां लिखना, बोलो कितने पार्टिकल्स? 5। 1 माइनस अल्फा, ये कितना अल्फा? 5 अल्फा। आई में क्या करेंगे हम लोग? सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करने के बाद 1 प्लस 4 अल्फा, आई कितना आया? 3। तो यहां से 4 अल्फा आ रहा है ना, 4 अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 2। अल्फा इक्वल टू 2 बाय 4, 0.5, 0.5 मतलब 50%। तो कल इस पे हम थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, इस जो फॉर्मूले हमने लिखे थे उन पे। कल लगभग 30 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब सारे बच्चों को आया था कि इलेक्ट्रो पढ़ाओ इलेक्ट्रो पढ़ाओ। अगर आपको इलेक्ट्रो नहीं आता तो उसमें इलेक्ट्रोड की गलती नहीं है, गलती है रेडोक्स की। अगर आपको इलेक्ट्रोड समझना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये 3 चीजें अच्छे से आनी चाहिए, वरना मैं कितना ही पढ़ा दूं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बैलेंसिंग क्या होती है, मतलब बैलेंस कैसे करते हैं रिएक्शन को, इनके बिना बिल्कुल काम नहीं चलेगा। सॉलिड स्टेट 15 क्लास मिली है, पूरा खत्म करना है, उसमें सॉल्यूशन कर सकते हो बिल्कुल। सब आएंगे बेटा, 15 क्लासेस में सब हो जाएंगे। 15 हाँ हाँ यही बता रहा हूं। नहीं हर का नहीं पता मुझे, फिजिकल का बता रहा हूं मैं।